A very good morning to 9th class. Welcome to your channel Navneet Academy आलिम विद्यालय. ओके सो आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा. अब आप लोग ने इन द प्रीवियस वीडियो एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया है ना. उसके बाद हमने देखा कि ये एटम्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेसिकली रिएक्ट करते हैं, है ना. अब जब इन केमिकल रिएक्शंस को हो रहे होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. यानी फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, एंड द सेकंड इज़ योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. और इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये 6 पोस्टुलेट्स के बारे में हमें समझाया था. जो एटम होते हैं उनके बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एटम्स के बारे में स्टडी करने से पहले जान लेनी चाहिए. ये सब आप पढ़ चुके हैं. अब हम बेसिकली ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये एटम चीज़ है क्या. ओके, सो हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मेसन building walls, from these walls a room and then collection of room to form building. यानी मेसन क्या करता है, ये एक ब्रिक लेता है वो, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ सीमेंट प्लेस करता है और ऐसे ब्रिक से ही पूरी एक वॉल बना देता है. ऐसे वॉल बनाता है ना वो ब्रिक से, और फिर ऐसे ही जो वो काफ़ी सारी वॉल्स ऐसे बना देता है, ऊपर की, नीचे की, लेफ़्ट राइट सारी जगह की, तो उससे एक बिल्डिंग बनती है ना. तो बेसिकली हमारा ये जो ब्रिक है ये क्या हुआ, ये सबसे मेन चीज़ हुई, है ना. यानी ये बिल्कुल मेन चीज़ है जो उस पूरी बिल्डिंग को खड़े करने में हेल्प करती है. नाउ व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूज बिल्डिंग. क्या है बिल्डिंग ब्लॉक जिससे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी है, क्या है वो, ये ब्रिक ही तो है ना. Now, what about the building block of an ant hill? A small grain of sand, क्योंकि उसी से ही पूरी उसकी वो बनी है जहाँ पे वो रहती है, ant hill. Similarly, building block of all matters are atom, क्योंकि हमने पढ़ा कि मैटर किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से. ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल किससे बना, एटम से. सो एटम क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट, मैटर. ऐसे ही अगर आप सेल्स की बात करें तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हम ह्यूमंस की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक. क्यों, क्योंकि विदाउट सेल आप नहीं सर्वाइव कर सकते. आपका बॉर्न ही एक सिंगल सेल से होता है, आप बॉर्न ही उसी से ही हुए हो, है ना. ओके, अब हाउ बिग आर एटम्स, कितने बड़े होते हैं ये एटम्स. एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग that we can imagine or compare with. More than millions of atoms when stacked would make a layer of barely as thick as a sheet of paper. यानी कितने मिलियंस जाके इकट्ठा होंगे ना, तो भी वो बड़ी मुश्किल से एक शीट ऑफ पेपर, यानी जो तुम्हारा पेपर होता है, पेज होता है, उसको बना पाएंगे. यानी आप सोचो कि ये कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, यानी एम सिंबल होता है, नैनोमीटर में हम इसे मेज़र करते हैं इसके एटॉमिक रेडियस को. और एक नैनोमीटर में 1/10⁹, यानी 1 मीटर के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये इधर जाएगा तो 10⁹ नैनोमीटर के इक्वल होता है ये. यानी 10 को आप जब 9 टाइम्स इंटू करोगे तो सोचो इतनी बड़ी यूनिट, यानी कितने छोटे होते हैं ये, है ना. अब देखो यहाँ पर हमें कुछ साइज़ दे रखे हैं. जैसे एक एटम ऑफ हाइड्रोजन 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल है. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁻9. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज 10⁻⁻8. ग्रेन ऑफ सैंड में जो एटम होता है बेसिकली हमारा, वो 10⁻⁻4. एकांट, एप्पल, ऐसे ऐसे यहाँ पर सबके साइज़ दे रखे हैं आपको, ठीक है. अब आप खुद सोचो कि नैनोमीटर जब इतना स्मॉल होता है तो ये इसीलिए हमें अपनी नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते, ठीक है.
We might think that if atoms are so insignificant in size, यानी अगर वो इतने छोटे हैं, हमारे नोटिस में ही नहीं आते हैं वो, so why should we care about them? तो हमें क्यों पड़ी है कि हम उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें? क्यों है ये इतने इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसी से ही हमारा एंटायर वर्ल्ड बना है, ठीक है। इवन आपके अंदर जो कार्बन है वो भी एक एटम है, ठीक है। आप जो फूड खाते हो उसमें जो कार्बन है वो भी एक एटम है, ठीक है। आपकी कॉम्ब, आपका पेन, पेंसिल, सभी चीज़ें बेटा एटम की बनी है। तुम्हारा यूनिवर्स पूरा एटम का बना है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा एटम के बारे में जानना। ओके, वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली इफेक्टिंग वट एवर वी डू, और हर वक्त प्रभाव डालते हैं हम पर वो। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सच एलिमेंट शोइंग एटम्स। अब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। देखो, जैसे ये दिखा रखा है, एन इमेज ऑफ अ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, यानी एक सिलिकॉन शीट है जिसका सरफेस आपको दिखा रखा है। देखो कितने छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये सभी के सभी एटम्स हैं। यानी सिर्फ एक छोटी सी सिलिकॉन की शीट में इतने सारे एटम्स होते हैं। और आपको तो पता ही है, मैंने पिछली बार भी यही एग्जांपल दिया था कि एक निडल होती है जो, उसके बिल्कुल टिप में ही लाखों एटम्स होते हैं। तो सोचो पूरी एक निडल में कितने होते होंगे, है ना। ओके, नाउ वी हैव व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये सिंबल्स क्यों रखते हैं बेटा हम? ये सिंबल्स को हमें करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, सिंबल्स को डिस्कवर करने की, बताओ। अब आप हर बार तो ऐसा है नहीं ना कि अगर मुझे लिखना हो सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं पूरा ऐसे लिखूँगी सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। इसके लिए एक हमने सिंबल बना दी, एक फॉर्मूला बना दिया। सेम तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम इसके लिए भी हमने फॉर्मूला बना दिया, एक सिंबल बना दिया HCl। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बने हैं। तो ये HC हमने उनके सिंबल्स बना दिए जो हमारे लिए कन्वीनियंट है यूज़ करना, हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। सो इसीलिए Dalton was the first scientist to use the symbols for element in very specific sense. डाल्टन सबसे पहले उन्होंने ही बेटा इन एलिमेंट्स को सिंबल में कैटेगराइज किया था, यानी इनके सिंबल्स बनाए थे। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quality of an element, that is one atom of element। कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो HCl, तो आपको पता है यहाँ मैं हाइड्रोजन का एक एटम यूज़ कर रहा हूँ और क्लोरीन का भी एक यूज़ कर रहा हूँ। पर वहीं अगर आप लिखते हो H2O, सो यू नो कि यहाँ मैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूज़ कर रहा हूँ और ऑक्सीजन का 1, बिकॉज नीचे जो 2 आ जाता है दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर एटम्स की क्वांटिटी को वो शो कर रहा है, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स के सिंबल्स डाल्टन ने बनाए थे वो इसी को ध्यान रखते हुए बनाए थे कि उन्होंने सिंगल एटम का सिंबल बनाया था। ओके, नाउ बर्ज़ेलियस सजेस्ट that the symbols of element be made from 1 or 2 letters of the name of element। बर्ज़ेलियस ने क्या कहा? अब देखो, डाल्टन ने तो कैसे सिंबल बनाए थे, ऐसे, ये हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और मरकरी, इन सब के ये ऐसे सिंबल बनाए थे। तो अगर आपको सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड लिखना हो, तो आप अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हो, CO2, है ना। लेकिन अगर आप इन सिंबल्स के हिसाब से लिखो, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, उसको फिल करो, प्लस तुम्हारा इसके साथ एक और सर्कल बनेगा जो बिल्कुल एम्प्टी होगा, है ना, प्लस एक और सर्कल, तो ये कार्बन बन गया। अब सपोज़ कार्बन को मुझे किसके साथ कंबाइन करना है, कॉपर के साथ कंबाइन करना, तो मैं एक और सर्कल बनाऊंगी और उसके अंदर C डालूंगी, है ना। और अगर मुझे सपोज़ लिखना है ग्लूकोज लिखना है, तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है बेटा।
अगर मुझे डाल्टन के सिंबल्स के हिसाब से करना होता तो मैं तो यहाँ पे पहले 6 सर्कल्स बनाती, 1 2 3 4 5 6, उनमें से कलर करती, इनको फिल करती, फिर कितने सर्कल्स और बनाती हाइड्रोजन के लिए, 12 सर्कल्स। तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू 12, उनमें फिर बीच में डॉट डालती, फिर मुझे ऑक्सीजन 6 और बनाना है, यानी फिर और 6 एम्प्टी सर्कल्स बनाती। तो ये कितना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता। जबकि अब हम क्या करते हैं, बस 3 वर्ड्स में काम ख़त्म, 3 लेटर्स में, है ना। सो इसीलिए जो डाल्टन थे उनके ये सिंबल्स थोड़े टाइम तक यूज़ में आए। फिर जो बर्जीलियस था उसने क्या सजेस्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ये ऑक्सीजन है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको यूज़ कर लो, तो ओ ठीक है। तो फर्स्ट या सेकंड लेटर को यूज़ करके उन्होंने सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया। ओके जैसे आपका नाम क्या है, सपोज़ मेरा नाम जैसे वंशिका है, ठीक है। तो मुझे इसका सिंबल बनाना हो तो मैं क्या बना दूँगी, वी, या सेकेंड वर्ड यूज़ कर लूँगी उसके साथ ए। आ गई बात समझ में। ऐसे ही बर्जीलियस ने किया। बर्जीलियस ने क्या बोला कि सिंबल्स के एलिमेंट्स अगर आपको बनाने हैं तो वो 1 या 2 लेटर से बना सकते हैं, जो भी उसका नेम है एलिमेंट का, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया उन्होंने, कार्बन का C ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Now in the beginning the name of elements were derived from the name of place where they are found. अब पहले क्या होता था, जहाँ पर ये एलिमेंट्स मिलते थे सबसे पहले उसी के नाम पर, उसी जगह के नाम पर इनका नाम रख दिया जाता था। जैसे कॉपर, अभी कॉपर जो नाम पड़ा है ना उस एलिमेंट का वो पड़ा है सिप्रस से। सम नेम वर टेकन फ्रॉम द कलर, जैसे गोल्ड का, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, यानी इंग्लिश वर्ड गोल्ड का मतलब येलो है, इसीलिए जो आपका गोल्ड होता है वो येलो कलर का होता है, इसलिए हमने इसका नाम, वो मीन साइंटिस्ट ने इनका नाम गोल्ड रख दिया। सेम सिप्रस एक जगह का नाम है जहाँ पर सबसे पहले कॉपर की डिस्कवरी हुई थी, तो बस उसी के नाम पे कॉपर रख दिया। अब नाउअडेज IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब नाम को अप्रूव करती है, किसी भी एलिमेंट के नाम को, उनके सिंबल्स को, उनकी यूनिट्स को। Many of the symbols are the first 1 or 2 letters of the element in English. जैसे अब कॉपर ले लो आप, तो कॉपर का क्या सिंबल है, Cu, C यहाँ से उन्होंने ले लिया, है ना। सो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है उसे आप कैपिटल में लिखते हो, सेकंड वाले को मीन्स लोअर केस में लिखते हो। कैपिटल वर्ड योर अपर केस फर्स्ट लेटर, एंड सेकंड लेटर को आप हमेशा लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिखते हो, ठीक है। जैसे मैंने HCl में आपको क्लोरीन का बताया था, तो क्लोरीन में हम C कैपिटल लिखते हैं, L स्मॉल लिखते हैं, है ना। आयरन में, आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe, तो F कैपिटल और E स्मॉल, यानी फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होता है। ओके और ये कौन बेसिकली अब नाम रखता है, IUPAC यानी योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल देखो बच्चा, इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल में हाइड्रोजन दे रखा है, सबसे पहला लेटर जो है कैपिटल आएगा हमेशा, एल्यूमिनियम का Al होता है, तो आप उसको दोनों को कैपिटल नहीं लिखते या दोनों को ही स्मॉल नहीं लिखते हो, आप हमेशा फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखोगे और सेकंड लेटर को स्मॉल लिखोगे। कोबाल्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं, दोनों को कैपिटल या फिर दोनों को स्मॉल, नहीं, हम कैसे लिखते हैं, C यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल। ओके नाउ symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. जैसे क्लोरीन, क्या देखो ये होते हैं क्लोरीन के स्पेलिंग। अब हमने ऊपर बात की थी कि भाई फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लेते हैं, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। इसका इन्होंने CH तो रखा नहीं, इसका सिंबल तो Cl होता है, तो ये Cl कहाँ से आया, फर्स्ट लेटर और नेक्स्ट लेटर लेकर, ज़रूरी नहीं है आप सेकेंड ही लो।
जिंक में Zn, यानी उन्होंने थर्ड वाला लेटर ले लिया, ठीक है। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है, आयरन को लैटिन वर्ड में फैरम कहते हैं, तो इसीलिए उसका जो नाम रखा गया यानी सिंबल रखा गया वो फैरम से रखा गया, Fe। सोडियम को क्या कहते हैं, नाट्रियम, तो नाट्रियम का Na ले लिया इन्होंने। पोटेशियम को केलियम कहते हैं, तो उसका K ले लिया इन्होंने। Therefore, each element has a name and unique chemical symbol, और उनका नेम भी अलग अलग तरीके से रखा गया। हमने यहाँ ऊपर क्या पढ़ा था कि पहला नेम किससे रखा गया, इन द बिगनिंग कैसे नेम रखते थे, जहाँ पर भी वो डिस्कवर होते थे। फिर धीरे धीरे करके हम उसके कलर पर जाने लगे, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर जाने लग गए कि अगर वो येलो कलर का है तो हमने नाम रख दिया गोल्ड। फिर हमने क्या करा, क्या देखा कि भाई जो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है या जर्मन में जो उनको बुलाया जाता है उनके नाम से भी रखने लग गए हम सिंबल्स को, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं, इन सबको लर्न करना है आपको, ओके। यहाँ पर देखो सारे दे रखे हैं और आप सब में एक चीज़ कॉमन देखोगे कि फर्स्ट लेटर सब में कैपिटल है और सेकंड लेटर जिस में भी है वो सब में स्मॉल है ना। जैसे सिलिकॉन में SI, I स्मॉल है, G स्मॉल है, A स्मॉल है, N स्मॉल है, ऐसे सब में यही चीज़ है, ओके। सो नाउ एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या है बेटा, देखो द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने प्रपोज किया है, डाल्टन ने दिया, वो है एटॉमिक मास का कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक मास, यानी हर एक एटम का अपना खुद का मास होता है, अपना खुद का वेट होता है, सबका अलग अलग होता है। चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो या कोई भी ले लो। द थ्योरी could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। यानी उन्होंने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की थ्योरी दी थी उससे उन्होंने ये भी साबित किया कि एटॉमिक मास जो है वो मेज़र किया जा सकता है। हर साइंटिस्ट ने मेज़र करने की कोशिश की। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination and compound form। अब हर किसी एटम का देखो, अभी तक जितने हमें एटम्स पता है वो 108 है, 118 हैं, ठीक है। तो अब हर एक एटम का मास, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में, है ना। हर एक एटम लेंगे, उसका मास को आप डिस्कवर करोगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसके कंपाउंड्स, यानी जैसे कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो उन्होंने वाटर एज अ कंपाउंड बनाया, है ना। और उनकी जो केमिकल कॉम्बिनेशन है किसी और एलिमेंट के साथ या अपने खुद के एलिमेंट के साथ, जैसे कार्बन जो है वो अपने खुद के एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो जाता है, यानी C4 C6 ऐसे ऐसे करके बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है। तो ऐसे ही इन दोनों से उन्होंने रिलेटिव मास निकाले सबके। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, जिसमें दोनों सिंगल एटम्स होते हैं, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। It was observed experimentally that 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen to form carbon monoxide। यानी 3 ग्राम अगर आप कार्बन लेते हो तो उसके साथ जब आप 4 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो ही CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। In other words, carbon combines with 4/3 times of its mass of oxygen। यानी आपको देखो, इस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लेते हो 1 ग्राम ऑफ कार्बन तो आपको ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 4/3। सो अब इसको हम एक यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास
अर्लियर इसका एब्रीविएशन जो था वो था AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, बट अब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इसको हम क्या करते हैं, यूनिफाइड मास के नाम से यानी U से सिंबलाइज करते हैं, एज इक्वल टू द मास ऑफ अ 1 कार्बन एटम। यानी किसी भी, देखो U की वैल्यू जो होती है वो एक कार्बन वन कार्बन एटम के मास के इक्वल होती है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देन वी वुड assign carbon an atomic mass of 1.0 U, okay, and oxygen an atomic mass of 1.33 U, ठीक है। However, it is more convenient to have numbers as whole number और as near of whole number as possible, because पॉइंट में यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 1.33 को पॉइंट में आप यूज़ करो और वहीं उसी की जगह 2 यूज़ करो या 1 यूज़ करो, तो विच इज़ मोर ईजियर, है ना, दैट इज़ मोर ईजियर। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 of the mass of atom of naturally occurring oxygen as a unit। अब उन्होंने 1.33 की जगह 1/16 ले लिया, ठीक है। सो वाइल सर्चिंग बेटा उन्होंने क्या किया, अब वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट। क्यों उन्होंने ऑक्सीजन को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला, ऑक्सीजन रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड, है ना। ऑक्सीजन जो है वो यूनिवर्सल सबसे रिएक्ट कर जाती है, चाहे वो कोई भी मोस्टली एलिमेंट होता है ना, और काफ़ी कंपाउंड्स बनाती है उसके साथ। एंड सेकेंड रीज़न इज़ दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। यानी जब आप किन्हीं 2 एलिमेंट्स का, यानी एक ऑक्सीजन और एक अनदर एलिमेंट का कंबाइन करते हो उन दोनों को, तो वो जो एलिमेंट का होल नंबर बनता है ना उसके मास का, वो एज अ एक होल नंबर ही बनता है। वो मोस्टली बहुत कम पॉइंट वगैरह में आता है, तो बहुत ईजियर हो जाता है साइंटिस्ट को उसको समझने में और इम्प्लीमेंट करने में, इसीलिए ऑक्सीजन को लिया गया। फर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और हर किसी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करता है। सेकेंड, जो मासेस उससे अवेल होते हैं हमारे पास वो होल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ कि इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन की जगह कार्बन ले लिया। कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। अब कार्बन को यहाँ पे ऑक्सीजन से रिप्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन जो है वो यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कार्बन जो है वो अपने साथ भी रिएक्ट करके बहुत लंबी लंबी लॉन्ग चेन्स बनाता है, बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है ये, ठीक है। ये अपने साथ ही शेयरिंग करता है और इसीलिए उन्होंने फिर अब कार्बन ले लिया। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, ठीक है, ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। पहले कितना था ऑक्सीजन के रिलेटिव में लेते थे तो 1/16। अब अगर हमें कोई चीज़ मेज़र करनी है तो 1/12 के बेसिस पे मेज़र करेंगे। So the relative atomic mass of all the elements have been found with respect to an atom of carbon 12। अब इसको एक एग्जाम्पल की से समझने की कोशिश करते हैं। Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him। जैसे 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, वो जो उनके पास गिट्टे होते हैं ना, ऐसे इनके बिना वो सेल कर रहा है। अब उसे कोई ना कोई चीज़ तो रेफरेंस में रखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड वेट के लिए। He takes a watermelon and says this has a mass equal to 12 units। उसने क्या किया कि एक वाटरमेलन ले लिया, ठीक है। इस वाटरमेलन को उसने बोला कि ये 12 पीसेस के यानी 12 यूनिट्स के इक्वल है। अब इस यूनिट को आप ऑरेंज ले लो कि जो एक वाटरमेलन है वो 12 ऑरेंजेस के इक्वल है वेट के। तो यानी अगर मैं कहती हूँ कि मुझे
सपोज इसको 1 kg ले लेते हैं कि 1 kg दे दो तुम क्या ऑरेंजेस, तो उसके अंदर कितने आएंगे, 12 ऑरेंजेस आएंगे। और उसने ये 1 kg वेट किसी बट्टे को नहीं रखा था अपने पास, ठीक है, 1 kg का एग्जैक्टली वेट उसने नहीं रखा था, उसने इसको वाटरमेलन को मान लिया कि वो 1 kg का वेट है, यानी उसने स्टैंडर्ड यूनिट वाटरमेलन ले ली। तो उसने क्या किया, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट्स मास यूनिट के इक्वल रख लिया इसे। He makes 12 equal pieces of the watermelon and find that mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of watermelon. यानी अगर उस वाटरमेलन के वो 12 पीसेस कर लेता है, उसका जो एक पीस है वो इक्वल है एक ऑरेंज के। आई बात समझ में? तो नाउ ही सेल्स दिस फ्रूट बाय द रिलेटिव फ्रूट मास कॉल्ड FMU। जैसे इस फिगर में देखो आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एक वाटरमेलन है, ठीक है, इसके इसने 12 पीसेस कर लिए। अब एक इसको वाटरमेलन के पीस को वो स्टैंडर्ड यूनिट मान के कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि भैया मुझे एक वाटरमेलन के पीस के हिसाब से दे दो, तो वो देगा, यानी इसको एक वेट में रखेगा और इसके इक्वल का अमाउंट देगा। यहाँ पे जैसे ये 2 एप्पल्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पर अगर 2 दे देगा मुझे, तो वो किसके इक्वल आएगा, 4 एप्पल्स के इक्वल, है ना। तो ऐसे ही हमें जो हमारा एटॉमिक मास था उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए थी। तो पहले तो हमने ऑक्सीजन ले ली, क्योंकि देखा कि भाई ये होल नंबर्स दे रही है और बहुत मतलब अलग अलग चीज़ों के साथ इजीली रिएक्ट भी कर जाता है और ओवरऑल सारी जगह प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। बट हमने क्या देखा कि 1961 में साइंटिस्ट ने क्या कहा, नहीं तुम कार्बन ले लो, कार्बन का यूज़ करो, यानी 1/12 मास का यूज़ करो। क्यों कार्बन का यूज़ क्यों करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसीलिए एज अ स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट अब हम कार्बन को लेते हैं। यानी किसी भी का अगर आपको रिलेटिव मास जानना हो तो आपको उसके कार्बन एटम के 1/12 के हिस्से के इक्वल रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक मास का कंसेप्ट था, जो किसने दिया बताओ, डाल्टन ने, ठीक है। सिमिलरली द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम of an element is defined as the average mass of an atom compared to the 1/12 of the mass of one carbon atom। हमेशा 1/12 ही रहेगा। देखो यहाँ पर एटॉमिक मासेस दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, 16, ऑक्सीजन का, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम इज़ 40। और इनकी यूनिट क्या है, U, ठीक है। तो ये सबको लर्न करनी है अच्छे से। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, बेसिकली एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ा, और कैसे ये नाम पढ़े उनके, बेसिकली एटम क्या है, वो कितने बड़े हैं, इनके सिंबल्स क्या हैं, और इनके नेम कैसे डिराइव किए गए, और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सेकंड हमेशा स्मॉल, और एटॉमिक मास जो डाल्टन ने सबसे बड़ी थ्योरी दी थी वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग सिंबल्स के बारे में, एटॉमिक मासेस के बारे में, और जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग लेते हैं वो कार्बन को ही क्यों लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।